हम फिल्म देखकर 2 मिनट के अंदर ही किसी भी कलाकार की अभिनय प्रतिभा के मुरीद बन जाते हैं अथवा उसे सिरे से नकार देते हैं। दर्शक के तौर पर हम कभी भी इस बात पर गौर नहीं करते कि वहां तक पहुंचने के लिए उस कलाकार ने कितने पापड़ बेले हैं। स्टार किस को नज़रअंदाज कर दें तो हर कलाकार किसी भी फिल्म का हिस्सा बनने से पहले खुद को अभिनय में माहिर बनाने के लिए समय, पैसा, मेहनत सबको लगाता है। वह समर्पण भाव के साथ अभिनय की ट्रेनिंग लेता है। अशोक भंटिया भी ऐसे ही रंगकर्मी और फिल्म और टीवी कलाकार हैं, जिन्होंने एक नहीं 3 संस्थानों से अभिनय की ट्रेनिंग ली। कई नाटकों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा को निखारा, तब कहीं जाकर उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का अवसर मिला था। टीवी सीरियलों के 3000 से अधिक एपिसोड, 50 से अधिक फिल्मों और 100 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुके अशोक भाटिया ने बचपन से अब तक की अपनी अभिनय यात्रा को लेकर फिल्मी संगम चैनल पर विस्तार से बात की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक की उनकी यात्रा पिछले एपिसोड में वह बता चुके हैं। इस दूसरे एपिसोड में वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद से अब तक की अभिनय यात्रा पर बात कर रहे हैं। अशोक भंटिया जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। एनएसडी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में कब आया कि मुझे बंबई ही जाना चाहिए? ये भी मजेदार है, मजेदार किस्सा भी है। मैं था ड्रामा स्कूल के एनएसडी मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वितीय वर्ष में, सेकंड ईयर। जैसा कि आपको पता है, जॉन क्लार्क एक नाटक करने आए थे, ऑस्ट्रेलियन थे। सिडनी में एक इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तो नाटक कर रहे थे हमारे साथ थॉर्नटन वाइल्डर्स का, जो मैंने कहा था आपको कि वो नाटक चल रहा था, और उसी दौरान हमारी उनसे मित्रता भी हो गई, क्योंकि मैं उनका मेन एक्टर था। वो कभी कभी मेरे रूम पे भी आते थे। तो बातों बातों में एक दिन मैंने पूछ लिया उनसे उनके इंस्टीट्यूट के बारे में कि आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ है और क्या है, किस तरह के कोर्सेज हैं। ऐसे ही जनरल बातें होती रही। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, सिडनी में है, 3 वर्ष का कोर्स है, 1 साल का डिप्लोमा होता है वहाँ पे, और प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहाँ की। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वो उसमें एक्सचेंज हुआ था। अच्छा। एक डायरेक्टर एनएसडी से सिडनी गया था, और वहाँ से एक डायरेक्टर यहाँ दिल्ली आया ड्रामा स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए, एक प्रोडक्शन करने का। तो सर, हमने भी ऐसे एक दिन और बातचीत होते होते पूछ लिया कि वहाँ एडमिशन होता है क्या, मुलाकात हो सकती है क्या, हम जा सकते हैं क्या? तो क्या यस, व्हाई नॉट। तो मैंने कहा प्रोसीजर, दीज आर द प्रोसीजर। वो एक्सचेंज का ही प्रोसीजर है। अच्छा। अगर ड्रामा स्कूल एक्सचेंज करता है तभी आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अब मैंने कहा मैं अकेले को कैसे करेगा एक्सचेंज, 10 लोग और बोलेंगे कि भैया हमें भी भेजो, अकेले को क्यों जाओ, इसमें क्या इतनी खासियत है कि किसी को भेज रहे हो। खैर आई गई हो गई बात। 3rd ईयर में आ गए हम, और अब 3rd ईयर के बाद वही डिलेमा। कौन सा वाला? चंडीगढ़ वाला, 1 साल के बाद वाला। और वही वाला डिलेमा, अगर प्रोविजनल एडमिशन पूरा नहीं हुआ तो क्या। ये डिलेमास मेरे चल रहे हैं। ये 3rd ईयर का डिलेमा है। ये हर एक स्टूडेंट्स के साथ होता है। अच्छा। हम ड्रामा स्कूल में 24 से 25 स्टूडेंट होते हैं, हर एक के साथ होता है। जो लोकल होते हैं वो तो ठीक है, बाकी जिनको अपने अपने शहरों में जाना होता है वो 50 बार सोच रहे होते हैं। क्योंकि अब जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ड्रामा स्कूल के बाहर मंडी हाउस है, मंडी हाउस का एक चौराहा है, चौराहा से करीब 10 सड़कें निकलती है। अगर बीच में खड़ा हो जाऊं तो सोच नहीं पाता हूं जाऊं किधर जाऊं। चाय तो खैर अशोक रोड पे मिलती है, जो कि बंगाली मार्केट चले जाओ, लेकिन बाकी रास्ते में तो अपना कनॉट प्लेस जाके क्या करोगे, या फिर इधर तिलक ब्रिज जाके क्या करोगे क्या? इस सड़क, किस सड़क पे निकल जाओगे? ड्रामा स्कूल भगवान दास रोड पे है, तो उसके आगे क्या निकल जाओगे, क्या लोगे? ये बात सबके दिमाग में आती कि अगर हम चौराहे पे खड़े हैं तो 10 सड़कों में से किस पे जाए। व्हाट नेक्स्ट? ड्रामा स्कूल के बाद में करने के बाद अब मुझे याद आता है जॉन क्लार्क फिर से,
क्योंकि अभी तक तय नहीं कर पा रहे हो आप करेंगे क्या करियर में। सबके साथ होता होगा, मेरे साथ तो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा होगा कि ये एस्केपिज्म है क्या, मैं पूछता हूं आपसे, या डेस्टिनी है, या मुझे एक ऐसी फोर्स है मेरे अंदर जो मुझे कहीं और ले जा रही थी, कुछ था। तो मेरे को याद आया जॉन क्लार्क को, मैंने कहा कि चिट्ठी लिख दे उनको। मैंने एक चिट्ठी लिखी, कैन आई स्टिल कम। तो उन्होंने एक परफॉर्मा भेजा, मैंने भर के भेज दिया और उन्होंने जवाब दिया बिफोर आई लीव ड्रामा स्कूल। एक जवाब आया कि यस यू आर एलिजिबल टू कम हियर टू सिडनी। अब उन्होंने कहा कि हम आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं $100 पर वीक, साथ ही आपको दे सकते हैं नहीं, हाँ बस और कुछ नहीं, तो रहने के लिए वो शुरू के दिन में कहा कि हाँ फॉर फ्यू वीक्स यू कैन स्टे विद समवन, लेकिन आपको एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि हम एक्सचेंज में आ रहे हैं। तो मैंने अपना ड्रामा स्कूल में रजिस्ट्रार से बात की, मैंने कहा सर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मेरा अप्रूवल भी आ गया है, सब कुछ आ गया है, कुछ तो उस समय हमारे जो भी रजिस्ट्रार रहे थे सबसे चर्चा की होगी उन्होंने, और इसमें बुराई भी नहीं थी कि अगर अप्रूवल अभी आ गया है और स्टूडेंट हमारा जा भी रहा है तो एक अच्छी बात भी थी उनके लिए भी एक नाम की बात थी। तो अब वहां से किसी को बुलाएंगे वो अलग बात थी, वो उनके ऊपर थी, वो उनका प्रेरोगेटिव था, लेकिन जाने के लिए क्यों मना करते थे। जब वहां से बुलावा आ गया है तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और हम लोग ड्रामा स्कूल से पास आउट हो गए। 82 में पास आउट होने के बाद मेरे पास अभी तक ये नहीं आया कि कब ज्वाइन करना है। अब मेरे पास एक ही बात थी, मैं आ गया मुंबई, अपना पूरा बिस्तरा उठाया, मुंबई आया। मैंने उदयपुर गया अपने घर, वहां से अपने 2-4 बैग थे वहां से लेके आ गया। मेरे भाई ने कहा था कि यहाँ एक बम्बई में मेरे एक दोस्त रहते हैं, मेरे भाई BHU में पढ़े हुए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े वाले, उनका बैचमेट था, वहाँ चले जाना, थोड़े दिन रुक जाना, फिर वहाँ से कोई कमरा वमरा हो तो ले लेना। जब मैं वहाँ गया सुबह 5 बजे पहुंचा था उसके घर पे, वो कांदीवली में कहीं रहते थे। तो मैंने जैसे ही घंटी बजाई और अंदर देखा झांक के, तो एक हॉल था जहाँ एक का पार्टीशन था और हॉल में इतने लोग सो रहे थे कि सोफे के नीचे भी उनकी टांगे थी, कोई सोफे के ऊपर था, कोई कहाँ था। मैंने कहा मैं घुसूं या मेरा सामान घुसाऊं या मैं कहा जो कि बंबई के बारे में सुना हुआ था ये। तो मैंने कहा यार अब क्या करूंगा। खैर एनीवे उन्होंने बेचारे ने किसी तरह से मेरे को अंदर बिठाया, उनकी पत्नी को कहा कि किसी तरह से बाहर जाओ, छोटा सा बच्चा था उनका। इतना आज तक शर्म आती है मेरे को उस बात से कि क्या था, मेरे पास भी मजबूरी थी। खैर करते करते मैं सुबह हो गई, मैंने कहा यार मैं यहाँ तो नहीं रह सकता, अपना कमरा ढूंढूंगा। तो वो ऑफिस जाते थे कहीं पे चर्च गेट, एक स्कूटर था उनके पास, विजय ना स्कूटर, वो दे जाते थे, कहते कि आप जाइए और स्ट्रगल कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं स्ट्रगल कुछ नहीं करता था, एक एजेंट क्या जाता था, मेरे को कहीं पे कमरा दिला दो, कमरा दिला। अल्टीमेटली उसने एक दिन कहा अरे यार इस बेचारे को कमरा दिला दो। मैंने कहा यार बेचारा किसको कह रहा है यार, मेरा बैकग्राउंड तेरे को पता नहीं है, बेचारा कह रहा है। मैंने कहा जो भी है। तो फाइनली उसको 4 बंगला में एक सीमा सोसाइटी करके है, वहां एक कमरा दिखाया, 800 रुपए किराए पे और 5000 रुपए डिपॉजिट। उस समय ये बात है 82 सेकेंड हाफ। खैर साहब मैंने वो कमरा
ले ली। वो ले लिया, वहाँ रहने लगा। अब वो अकेला कमरा था, ड्रामा स्कूल के सब लोग मेरे आसपास मंडराने लगे, अरे इसके पास एक अच्छा कमरा है, शाम बिताने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती है। सब लोग आ जाते थे, हम लोग, और वहीं पे एक बड़ा सा भगोना होता था मेरे पास, एक स्टोव होता था जिसमें चावल और ये और वो सब कुछ मिला के हम उसको बनाते थे। 7-8 लोगों के लिए खाना बन जाता था। बाहर एक अन्ना की दुकान थी जो दाल अच्छी बनाता था, वो दाल ले आते थे, खाते थे और कांदा वांदा काट के रख लेते थे। वो जो दिन थे, वो 2-3 महीने, उसमें स्ट्रगल भी था, थोड़ा सा कोशिश भी थी कि कुछ काम मिल जाए। पृथ्वी पे रोज शाम को बैठना रहा था ही, और ठीक है, मुंबई को देखना लग रहा था कि इतने में मेरे पास चिट्ठी आ गई, क्या पा सकते हैं। ठीक है साहब, वो कमरे में उस समय हमारे एक मित्र, ड्रामा स्कूल के हमारे सीनियर, वो उनको छोड़ के, वो लड़का तो छोड़ गया, मैं जब आएगा तो वापस देना। अब वो मेरा 1 साल का प्रवास था, और मैं वो छोड़ के, अच्छा मैंने कई अपने घर से 2-4 बर्तन वगैरह ये वो सब मैंने छोड़ दिया था भाई। उदयपुर आया, लौट के सामान वामान पैक किया, सब कुछ अच्छा से, और मुझे याद है काफी उदयपुर के लोग मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। पहली बार हवाई जहाज में बैठ रहा था, छोड़ने आए थे, और मेरी माँ जो है दहाड़े मार के रो रही थी। लग रहा है ये क्या हो रहा है। खैर साहब, वो सीन मेरे लिए अविस्मरणीय है, मैं भूल नहीं पाता हूँ। और इधर मेरे गले में फूलों की मालाएं हैं, मुझे याद है मेरे गाल पे गुलाब के फूल लग रहे थे, और उधर वो मेरी माँ खड़ी हुई चीख रही थी, चिल्ला रही थी। करियर होता है, आपको कई चीजें छोड़नी पड़ती है, कई चीजें दिल पे पत्थर रख के भी पूरी करनी होती, तो मैं निकल गया, वहां से यहाँ आ गया, बम्बई आया वापस से, और 2-3 दिन और थे तो नाटक वाटक देखे। तो अब मैं क्वांटस एयरलाइंस से, हाँ इसके बीच में एक बात बहुत हुई, टिकट मुझे खरीदना था। ओह, अब वो था 12,000 रुपए का आने जाने का टिकट। 12,000 उस समय, कब? 82। और 12,000 मतलब मुझे अच्छा से याद नहीं है कि ये कैसे मेरे परिवार ने मैनेज किया था। उस समय मेरा परिवार ही मुझे काम आया, कैसे किया था मुझे बिल्कुल नहीं पता। कैसे बड़े भाई ने, कैसे दूसरे भाइयों ने, कैसे फादर ने, कैसे माँ ने, कैसे क्या क्या किया होगा, कहां से वो 12,000 रुपए इकट्ठे हुए थे और मेरे पास टिकट आई थी। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसमें, 1 पैसे का भी देने का। और वो टिकट मेरे पास आ गई थी, अब मुझे हमें देना था, लेके चला गया मैं। एयरपोर्ट पहुंचा, सिडनी एयरपोर्ट पहुंचा, पहली बार निकल रहा हूं, 18 घंटे की फ्लाइट। वहां पहुंचता हूं, जॉन क्लार्क मुझे लेने आए हैं, डायरेक्टर मेरे, और झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एक अच्छे चैनल के लिए इंटरव्यू दे रहा हूं तो सच बोलना चाहिए। गाड़ी में जो बेल्ट होता है यहाँ पे, वो कैसे डालना पड़ता है वो मुझे नहीं पता था। फ्लाइट में तो खैर किसी ने मदद कर दी थी, लेकिन ये कैसे करते हैं ये मुझे नहीं आता था। और मैं बार बार सोच रहा था कि अगर लगा दिया कैसे लगेगा, एक तो ये तो लग भी गया तो खुलेगा कैसे, खुलता कैसे होगा ये। और वो बटन जो फ्लैट होता है वो कलर अलग होता है, लेकिन आपको ये अंदाज, आपने कभी किया ही नहीं, गाड़ी में बैठे ही नहीं इस तरह की गाड़ियों में, और बड़े सिंपल तरीके से जीवन जी रहे थे। जबकि मेरा दिल्ली का एक्सपोजर है, मुंबई का एक्सपोजर है, उसके बाद भी मैं शायद मेरे ऐसे मित्र नहीं रहे या मेरे कोई
गाड़ियों वाले खुद की गाड़ी तो हुआ ही नहीं करती थी। तो मेरा स्ट्रगल रास्ते भर एक ही था कि ये खुलेगा कैसे, बंद तो हो गया है। और ऐसे एक तरफ से पकड़ के रखता था और एक तरफ से देखता रहता था इधर उधर से, ताकि जॉन को पता न लगे कि इसको ये भी पता नहीं। खैर साहब मैं सक्सेसफुल हो गया उसमें, मैं बेल्ट पकड़ के वापस लगा दिया, घुसा दिया। बड़ी लंबी बड़ी गाड़ी थी और ऊपर से कांच खुल जाता था, कई लाइटें वाइटें जलती थी। मैंने कहा वाह फॉरेन, वाह क्या बात है, फॉरेन की पहली झलक। वो अपने घर ले गए मुझे। अच्छा। जॉन क्लार्क अपने घर में, उनके परिवार में उनकी 2 डॉटर्स, उनकी पत्नी, वो खुद। बड़ा छोटा सा बंगला सा था, सुंदर सा। और उन्होंने अपनी बिटिया को उनका कमरा खाली करवाया जो उन्होंने बैल्कनी में बना रखा था, छोटा सा, वो मुझे दिया। इसी बीच रास्ते में उन्होंने मेरे को कहा कि एक नाटक कर रहे हैं जिसका नाम है पियर गिंट, इब्सन का नाटक है, और यू आर प्लेइंग द पियर व्हेन ही बिकम्स बिजनेसमैन। आई सेड फाइन। घर आ गए, सबसे मुलाकात हुई, स्क्रिप्ट मेरे को दी गई। जब मैं अंग्रेजी नाटक, अंग्रेजी में कभी नाटक नहीं किया, अंग्रेजी इतनी फ्लुएंटली नहीं बोली, और ऊपर से अंग्रेजी में नाटक, अंग्रेजी के डायलॉग पियर गिंट के। 1.5 महीने के बाद शो है और मैं पियर कर रहा हूं। सर जहां चाहा वहां रहा। आप अगर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जीवन आपका साथ देता है। हर चीजें, हर कायनात की हर चीजें साथ देने लगती है। डे नाइट मैंने उस पर लगाया और मैंने वो शो किया और अच्छा किया। आज भी मेरे पास जॉन का लिखा हुआ नोट है कि व्हाट आई हैव डन दैट प्ले। लेकिन पहले दिन की बात मैं सिडनी की, दूसरे दिन की बात मैं सिडनी की बताता हूं कि मुझे भूख लगी और मैं सोच रहा था कि यार कुछ पैसे तो हैं, चलो कहीं बाहर वॉक करके जाता हूं और नाश्ता करता हूं। तो मैं चलता गया। अच्छा वेजिटेरियन हूं इस समय में, नॉनवेज नहीं शुरू हुआ है मेरा, कभी कभी खा लेता था। चलता गया। एक रेस्टोरेंट में सैंडविच लिखा हुआ था, अंदर गया। बड़े 3-4 हैवी वेट टाटू बने हुए हैं यार, वो बैठे हुए हैं मेरी तरफ कंटिन्यूसली। मेरे को लग रहा है कि मैं कल्प्रेट हुए हैं क्या। वहाँ मैंने सैंडविच का और सलाद का ऑर्डर दिया, तो उसने एक प्याले में मेरे को कुछ दे दिया। मैं वो लेके बाहर आया, बाहर आके खाया। मैंने कहा सैंडविच ऐसा तो नहीं होता है, कभी जिंदगी में नहीं सुना, लेकिन होता होगा, यही होगा। खा लिया। फिर उठ के मैंने पैसे देने काउंटर पे पहुंचा तो कहना योर सैंडविच इज गेटिंग रेडी। अच्छा ये स्टार्टर कुछ दिया था उसने। ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत हुए, बहुत छोटे जैसे कहते हैं। चेन वाली साइकिल नहीं चलाई थी, वो वहां चलाई। इस तरह से कई बहुत खूबसूरत और लर्निंग है ये। इसलिए मैं कहता हूं कि ये नहीं कि किसी भी देश में भेज दो या कहीं पे भी, लेकिन बच्चों को घर से बाहर भेजो, एक्सपोजर दे दो। अगर आप छोटे शहर में हो तो बड़े शहर में भेज दो, बड़े शहर में हो तो बाहर भेज दो, बाहर भेज दो तो कहीं और भेज दो। मतलब अपने से थोड़ा दूर करो, बच्चा सीखे। इतना ज्यादा एक्सपोजर इज ए बिगेस्ट स्कूल आई थिंक दैट टीचर्स यू सो मच। इतना सिखा देता है क्योंकि उसे आपको खुद को करना पड़ता है। वहां आपका कोई मदद करने वाला नहीं आता है। आप उसमें तो फिर वही कहता हूं ना, जहां चाह हमारा राह निकलती ही जाती है। आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो आप 10 लोगों से पूछ के कर लेते हो। वैसे ही सिडनी का एक्सपोजर है मेरा, तो बहुत कमाल का, बहुत आए दिन कुछ न कुछ सिखा रहा था मुझे। खैर साहब नाटक चल रहा है, नाटक की स्टडीज चल रही हैं और ये 3-4 महीने निकल गए हैं। मैंने शेक्सपियर भी किया एज एन एक्टर, मैंने इब्सन किया एज एन एक्टर और सराहा भी गया। बढ़िया
रूटीन होता था। मैं वहाँ से शिफ्ट भी कर गया था किसी और जगह। मुंडाई बीच के पास में घर था और नोएडा बहुत अच्छी जगह थी। यूनिवर्सिटी में भी बहुत मज़ा आता था और लगता था यार ये इतना साफ सुथरी जगह कैसी है, हमारा देश में क्यों नहीं होता इतना साफ सुथरा। वो हमेशा ही हर हिंदुस्तानी सोचता है, हर हिंदुस्तानी को लगता है कि हमारा देश गंदा है और वो साफ है। वो सिर्फ साफ है, लेकिन बाकी हमारे देश में बहुत कुछ दूसरा भी है, जो कि संस्कार जो है एक आपस में बैठ के जब चार लोग बात करते हैं तो वहाँ नहीं बात करने को मिलता था किसी से। खैर साहब, 3-4 महीने के बाद मेरे पास लगा कि शाम की तरफ मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहा हूँ 6-7 बजे के बाद में, और मुझे $100 कम लगते थे। खर्च हो जाता था, कुछ खरीद लेता था तो पैसे खर्च हो जाते थे। तो धीरे धीरे बात करके पता लगा कि कुछ काम कर सकता हूँ मैं। तो एक रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने गया था, हमारे डायरेक्टर ले गए थे हमें। वो एयर इंडिया की एक रेस्टोरेंट, गवर्न बाय एयर इंडिया, और ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, मयूर नाम की, और सेंटर ऑफ द सिटी। अच्छा है, वहाँ थी बड़ा ऊपर जाके, और उसकी डिज़ाइन भी मयूर की तरह, पंख की तरह। ऐसे ही मैंने वहाँ के मैनेजर से बात करते करते पूछा कि आई वांट टू डू अ जॉब हियर। तो कई चीज़ें उसने देखी, मेरा पासपोर्ट देखो, मंगवाया, ये किया वो किया। दे आर नॉट एलिजिबल बट या बाय आवर्स आई कैन गिव यू द जॉब। तो मैं 4 घंटे वहाँ पे बार में नौकरी करता था, ड्रिंक्स सर्व करता था, ग्लासेस धोता था, फिर धीरे धीरे किचन भी साफ करने लगा, खाना भी वहीं का खाता था। एंड आई यूज्ड टू लीव एट 12-12:30। रास्ते में से पिज़्ज़ा खरीदता था, पैदल पैदल खाता था और अपने घर पहुंच जाता था। इस तरह से मेरा जीवन 4-5 महीने तक मैंने ये काम किया। इधर स्कूल में मैं ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि ड्रामा स्कूल से इतना कुछ मिल चुका था और मुझे लगने लगा था कि ये ड्रामा स्कूल से मैंने जिसे कहते हैं ना इम्बाइब्ड एक्टिंग, इंटरनल इमोशन, किसी भी कैरेक्टर को अप्रोच करने के लिए फिजिकलिटी से ज़्यादा इमोशंस एंड इनर थॉट, और यहाँ थोड़ा सा एक्सटर्नल एक्टिंग का जो स्टाइल था, जिम और फिजिकल एक्सटर्नल एक्टर, तो थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल था, उसमें चल रहा था। और इसी साथ मैं फोक डांस बहुत अच्छा करता था, राजस्थानी फोक बहुत अच्छा करता था, योगा में थोड़ा बहुत अच्छा था मैं। तो एक दिन ऐसे ही बच्चों के साथ क्लास ले ली मैंने वहाँ पे। तो इंटरवल में सारे बच्चे मेरे पास आ जाते थे, खाना लंच वंच छोड़ देते थे और मेरी फोक स्टेप्स सीखते थे और मैं योगा सिखाता था। इस तरह से हम लोग कर रहे थे जीवन को बहुत अच्छा सा। वन डे आई जस्ट वेंट टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैंने कहा रियली आई एम नॉट एंजॉइंग इट, नो वी वांट टू मेक इट एज फ्रूटफुल एज वी कैन। तो उन्होंने 1-2 दिन के बाद चिट्ठी आई मेरे पास कि वी सजेस्ट यू टू गो टू द एंटायर कंट्री में जो थिएटर ग्रुप्स हैं वहाँ 1-1 हफ्ते या 2-2 हफ्ते जाके वहाँ रहिए, उनके साथ बातचीत करिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए। अरे मैंने कहा कि वाह क्या बात है, क्या अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को। आई ग्रैब्ड इट और मैं हर महीने 2 बार, 2 या 1 या कभी 2 ट्रिप्स जो है, और उस चक्कर में मैंने पूरा कंट्री, एक जगह, चाहे पर्थ हो, चाहे एडलेड हो, चाहे विक्टोरिया हो, चाहे मतलब सिडनी तो था ही, इस तरह से मैं पूरा का पूरा देख चुका। और उसी बीच एक और अपॉर्चुनिटी आई थी, हमारे स्कूल में ही एक एबोरिजिनल वो थी एक्ट्रेस। तो ऐसे ही बातचीत करते हुए उसने कहा कि आई एम गोइंग फॉर अ वीक टू माई हाउस, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी। मैंने कहा व्हाई नॉट।
तो मैं उसके साथ भी निकल लिया। एक हफ्ता फिर ओरिजिनल्स के साथ मैं रह के आया, वही बांस के अंदर चावल पकाने वाला खाना, और उनके साथ झोपड़ी में रह के आया था। तो वो एक और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है इससे। तो दीज आर द एक्सपोजर विच इज मेरे को एक नर्चर कर रहे थे, मेरे को एक मेरे अंदर एक अलग इंसान बना रहे थे, और बन भी रहा था, धीरे धीरे बन भी रहा था। और मैं उनके साथ रह के आ गया, और इस तरह से मेरा 1 साल कंपैरेटिवली बहुत अच्छा बीता। पैसे की कमी मेरे पास थी नहीं, क्योंकि मैंने नौकरी कर ली थी। मैं लोगों से मिलने लगा था, ओपेराज देखने लगा था, दूसरे थिएटर ग्रुप्स में जाने लगा था। इस तरह से आई वॉज क्वाइट हैप्पी एंड क्वाइट एंजॉयबल। और कभी कभी यूनिवर्सिटी में इंडियन क्लासिकल लोग आते थे, तो उनके परफॉर्मेंस देख लेता था। तो बड़ा अपना घर अपना लगता था कि देखिए हमारे हिंदुस्तान से लोग आए और परफॉर्म करते हैं। अब मैं आने ही वाला, तो मेरा रिटर्न टिकट था, जैसा कि आपको पहले बताया था। मेरा शादी 6 तारीख कोई भी हो सकती है, और 1 तारीख को मेरे लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी मिली मुझे। उसमें लिखा था कि दिस इज कैनेडी मिलर कंपनी एंड दे आर प्लानिंग टू मेक इंडियन सीरीज ऑन बॉडी लाइन एंड somebody has suggested your name, can you come and meet us tomorrow? मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि मैंने किसको बताया, मैंने कहा ऐसा, ओह हाँ यू गो। तो मैं नेक्स्ट डे उनके पास गया, बस उस कंपनी के पास गया मैं, और फिर वहाँ से मेरी अलग कहानी है, जो मैं बॉडी लाइन की कहानी जो कैसे मिला और कैसे क्या हुआ, वो मैं एक अलग चर्चा में आपको बताऊंगा। बट हाँ, ये बात है कि मैं उसकी वजह से 1 साल और एक्सटेंड किया। 1 साल रहने के बाद मैं फिर हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान आने से पहले मेरी एक मित्र ने, एक वही थी, जो उसने कहा कि आप रहेंगे कहाँ, आप जाएंगे कहाँ? मैंने कहा मुंबई जाऊँगा। आपके पास घर है? कहता नहीं है। कहाँ रहेंगे? मैंने कहा क्या रहेंगे, वहाँ जैसे रहते थे हम पहले वहाँ रहेंगे, हमारे कमरा है वहाँ पे, हमारे मित्र अभी भी वहीं रहते हैं, उसमें जाके रह लेंगे। तो कहा नहीं, आपने जो कुछ पैसा कमाया है यहाँ पे वो लेके जाइए और अपना घर खरीद लीजिए। क्या? हाँ, नहीं, मैंने लिस्ट बनाई थी कि अभी तक इतने वर्षों में मेरे को जिसने मदद की है उसके लिए कुछ न कुछ खरीदता हूँ। अच्छा। बड़ी लिस्ट थी मेरे पास, करीब 30-35 लोगों की, चाहे किताब ही हो, चाहे जीन्स ही हो, चाहे टी शर्ट ही हो, लेकिन मैंने लिस्ट बना ली और मैंने बोल दिया था मैं शॉपिंग कर रहा हूँ शुरू। और लेकिन उसने, वो मुंबई की थी, वो मुंबई की मित्र थी, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, आप ये तो कभी भी दे सकते हैं, मित्रों को वापस रिटर्न करना है आपका, जो आपके ऊपर उन्होंने किया है, कभी भी कर सकते हैं आगे, लेकिन ये जो थोड़ा से पैसे मिले हैं आपको सीरीज करने के, वो लेके जाइए आप। और मैं शुक्रगुजार कि मैं बहुत ही ऊपर वाले का भी और उसका भी, कि इस कारण से मैं बम्बई आया, और बम्बई में फिर मैंने घर खरीदा। एक चीज़ और है, आपने कहा कि 82 और 83 के बीच में ही आप सिडनी पहुंच गए थे, लेकिन 83 में आपकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, वो क्या था फिर? 84 में हुई। अच्छा। 83 में नहीं, वो थी नासूर। उसके पहले भी जाने भी दो यारों में पटकार का रोल किया था आपने। जाने भी दो यारों का याद कहां से चला गया। वो जब मैं सिडनी जाने से पहले, हाँ, मैं जब रह रहा था सीमा सोसाइटी के अंदर, जाने से पहले, अभी गया नहीं हूं, शायद 3-4-5 दिन पहले गया, 10 दिन पहले की बात है, कि मैं बांद्रा में अपने एक मित्र के यहाँ था और बाहर निकला तो सुधीर मिश्रा वहां से निकल रहे थे। अरे अरे इधर आ, मैंने कहा क्या कर रहा है शाम को? मैंने कहा कुछ नहीं, तो एक काम करो, अपना चन्नी रोड के ब्रिज पे आ जाना। मैंने कहा क्या करना है? कि नहीं एक रोल है तेरे से करवाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो 7 बजे मैं पहुंच गया चन्नी रोड के ब्रिज पे। वो जो जाने भी दो यारों का जो सीन है मेरा, नसीर और अपना रवि बासवानी के साथ, वो पूरा का पूरा सीन वो उस समय हुआ था।
मैं सिडनी गया था। वो मेरी सबसे पहली फिल्म है मेरी जिंदगी की, जाने भी दो यारो। और वो वो आज भी देखते तो कल्ट फिल्म है, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज अबाउट इट। मैं क्या बताऊं, इतनी खूबसूरत फिल्म तो बनी नहीं है उसके। तो वो मैं पहले करके गया था। मैं जब सिडनी गया था वो तो बाय द वे हुआ था। वो भी सुधीर साहब मिल गए रास्ते में और उन्होंने मेरे को कहा कि कर लो है। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट एवर फिल्म। हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, मैं भूल ही गया था इस बारे में, जिक्र ही नहीं किया मैंने। सिडनी से वापसी के बाद किस तरह का संघर्ष था और फिर कैसे काम मिला? जी हाँ, ये भी सिडनी के आने के बाद सबसे पहले तो थोड़े हवा में थे भैया, फॉरेन जाके आए हैं, फॉरेन 2 साल रह के आए हैं। हाँ, बॉडी लाइन के बारे में सबको पता लग गया। तो ये भी अगर आप चाहें तो उस एपिसोड में ही डालेंगे अपन, है ना। तो ये प्रश्न जो है उसका थोड़ा सा जवाब मैं आगे खिसका देता हूं कि स्ट्रगल करता रहा और मेरे को कुछ फिल्में ऑफर हुई, उसमें नासुर के जैसे नाम दिया, तो 3-4 फिल्में एज ए लीड मेरे को ऑफर हुई। नासुर भी थी, एक तो कर भी ली थी, और मैं बड़ा खुश था कि चलो। और ड्रामा स्कूल के सब लोग मेरे मित्र हो गए यहाँ पे, और एक ही घर था जो ड्रामा स्कूल के सीनियर जूनियर में से, तो हम सब शाम को इकट्ठे भी होते थे यहाँ पे, सभी लोग आते थे यहाँ, बड़ा मजा आता था, बड़े अच्छे तरह से जीते थे हम लोग। एक दिन मैं अपने ही घर में बैठा हूं, मेरा एक मित्र कपल है जो आप बता रहे थे कि अंधेरी ईस्ट में जो कल्पतरू में रहते हैं, चरण शर्मा और निमिषा शर्मा, पेंटर, बड़ा नाम। चरण शर्मा उदयपुर से हैं, नाते द्वारा उदयपुर के पास में नाता था, वो पुराने मित्र हैं, तो वहीं से जानते थे हम लोग। एक दिन मेरे घर आए हुए थे दोनों पति पत्नी, हम लोग खाना खाने के लिए बुलाया था मैंने उनको। तो अचानक फोन आया राजा बुंदेला का, पृथ्वी थिएटर से, कि अशोक अपन आर्थुरी कर रहे हैं, एक नाटक है आर्थुरी, अपना ब्रेख्त का नाटक है। उन्होंने कहा वो करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तू आ जा यार, मैं तेरे को आर्थुरी करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तेरे घर तक नहीं पहुंचा। वो उन दिनों ये लोखंड वाला जंगल था, पूरा ही अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी, सड़कों पे टूटा हुआ था सब कुछ। अगर 4 बंगला से अंदर आ जाओ तो आप उधर अपनी गाड़ी पार्क करके इधर लकड़ी के ब्रिज पे चल के आना पड़ता था, तो बड़ा वहाँ पे वो था। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं फंस जाऊंगा, तू आ जा लेने के लिए। मैंने अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। तो मैंने उन दोनों का, अपने मित्रों को, कि यार मैं आता हूँ, 15 मिनट में उसको लेके आ जाऊंगा। तो मेरे पास होती थी मोटरसाइकिल, उस दिन पता नहीं मन हुआ स्कूटर चलाने का, उनके पास स्कूटर था, मैंने उनसे स्कूटर ले लिया। स्कूटर लेके मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही मैंने जाना था। तो सिटी मॉल के सामने मैं इधर से, और हल्की सी बारिश ड्रिजल हो रही, और सिटी मॉल के सामने मैंने देखा, मैं मतलब जा रहा हूं, अंधेरा है हल्का, सड़क पे तो लाइट थी नहीं उस दिनों, मेरे स्कूटर की लाइट थी, और एक टेम्पो रिवर्स कर रहा है, और मैं सोचूं इतने में उसने मुझे ठोक दिया। मैं धड़ाम से नीचे स्कूटर के साथ गिरा और उठने लगा तो मेरा जो राइट लेग है वो ऐसे हो गया, और मैं मनी मन कह रहा हूं कि ये तो टूट गया। और मैं कहूं कोई तो है नहीं मेरा। अब वो टेम्पो वाला था या नहीं था, मैं बड़ी उसी हालत में था। मैंने कहा अब उनको इन्फॉर्म भी कैसे करूं, उन दिनों ना फोन ना कुछ ऐसा, मतलब बड़ा, फोन भी किसी पड़ोसी का था। तो इतने में एक साहब स्कूटर पे ही आ रहे थे उसी सड़क से, तो मैं हल्का पहचाना, वो इसी बिल्डिंग में रहते थे, हमारी वाली, जानते नहीं थे हम लोग। मैंने उनको मैंने कहा ऐसा ऐसा है, आप खाली इन्फॉर्म कर दो।
मेरे घर में 2 लोग बैठे हुए, उनको कि ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग टूट गई। और ये बात रात को 11, साढ़े 10, 11 बजे तक चल रही है। धीरे धीरे चलते मैं एक आवाज सुनता हूँ, अरे इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, ये गाड़ी है, फिएट थी किसी की, और मैं मैनेज कर लूंगा। मेरे को गाड़ी में डाला और मैं बेहोश हो गया। मुझे उसके बाद पता नहीं, मेरे को कूपर ले जाया गया। वहां पे करीब कुछ दोस्त आ गए हॉस्पिटल में, उनको पता लग गया, क्योंकि जो चरण और निमिषा ने सबने बता दिया कि अशोक का एक्सीडेंट हो गया है, ये वो तो फैल गया सब जगह। और कुछ दोस्त आ गए और रात को 12, साढ़े 12 बजे मेरे को ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, मेरी टांग को ऑपरेट करने के लिए। तब मैंने उनको कहा कि मुझे सांस नहीं आ रही, आई कैन नॉट ब्रीथ। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और मेरे को स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर रहे थे। मैंने कहा आई कैन नॉट ब्रीथ, और इतने में उस कंपाउंडर था जो स्ट्रेचर चला रहा था, उसका मैंने हाथ पकड़ा कस के आई कैन नॉट ब्रीथ, और मैंने वोमिट कर दी ब्लड, और मैं बेहोश, मुझे पता ही नहीं। उसके बाद सवेरे जब मैं करीब 11, साढ़े 11 बजे जागा, रात को ऑपरेट हुआ, तो उन दिनों में गोविंद जी को भी जानता था, नैलानी सर को, और ये 2-4 उन दिनों, हाँ, गोविंद नैलानी और ये प्रदीप उप्पूर और इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत काम कर रहा था मैं। तो उन्होंने बताया मेरे को कि तूने बचा लिया अपने आप को। मैंने कैसे? कि तू अगर कंपाउंडर का हाथ नहीं पकड़ता तो तेरा तो पैर ऑपरेट कर रहे थे, रात को तेरा पूरा यहाँ से यहाँ काटा है। मैंने देखा पूरा, तो मेरा पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम कटा हुआ है, ब्लड क्लॉट हो गया था, और मुझे ऑपरेट किया गया और मैं बच गया। टांग उसके बाद हुई ऑपरेट। ये मेरी जिंदगी का शार्प टर्न है। यहां सब कुछ बदल सा जाता है। यहां जीवन को, मतलब जीवन में मौत देख ली मैंने, मौत देख के वापस लौट के आता हूं। अनजाना जाने में जीवन की अप्रोच बदल गई, नजरिया सारा का सारा बदल गया, चीजों को देखने का, एम्बिशन का, करियर का, परिवार का, पीछे जो छूट गया उसका, आने वाला है उसका, और सारी बातें अगर याद करूं मैं तो जो एक पिक्चर सामने खड़ी हो जाती है कि नथिंग इज परमानेंट, करेक्ट, it's all destined, everything is not in your hands। और इसका एक आंसर भी हमेशा देता रहता हूं मैं कि शायद ऊपर वाला नहीं चाहता था कि मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊं कि मेरे जैसे व्यक्ति छूट जाए उसके हाथ से। मेरे जैसे व्यक्ति चाहिए थे उनको, इसलिए मेरे को उन्होंने रोक दिया, यही रोक दिया। कीमत कम लगी लेकिन रोक दिया। और अब कहते हैं ना कि पृथ्वी तो कम ही दूरियों पर घूम रही है ना, बाकी तो उल्का है, करेक्ट है, आसपास घूमती है, टकराती है, टूटती है, बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, लेकिन धुरी तो चाहिए ना, धुरी तो चाहिए। धुरी, और वही धुरियां हैं जो इस दुनिया को चला रही हैं, चाहे वो मेरे रूप में हो, चाहे आपके रूप में हो, चाहे उसके रूप में हो। तो ऊपर वाले को भी धुरी तो चाहिए थी ना कुछ चीज। वो उल्का नहीं बनाना चाहता था मेरे को, उसने धुरी बनाई मेरे को। तो वहां अप्रोच बदलती है, रुक जाता है मामला, और जीवन जो है बड़ा अलग ही। मुझे 11 महीने लगे, जी हाँ, मुझे बिस्तर से उठते उठते तैयार होके खड़ा होने में मुझे 11 महीने लगे। मैं क्रच पे भी आया, क्रच के सहारे भी कई महीनों चला, टांग में मेरी एक 14 इंच की नेल लगी, और बस अब तो ये तो सब था ही, अब क्या करता।
इन 11 महीनों में बिस्तर पर पड़े हुए क्या भविष्य नजर आता और आप क्या वहां पहुंच चल रही थी? मैं घबराता नहीं था। हाँ, ये जरूर है, मैं कुछ दिनों तक रोया जब ये बात थी कि मेरा करियर खत्म हो गया। ये इस बात पर रोना आता था मुझे कि करियर खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। लेकिन वही है, रूटीन रहता था, करियर की बात तो चलती रहती थी। लेकिन बात ये भी थी कि हिम्मत रखूंगा तो शायद हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि मैंने मौत तो देख ली है, मैं मौत से निकल के आया हूं, लेकिन वो जो एक ज़ील होती है ना, वो कहते हैं अब होगा जो होगा, अब मैं क्या करूं, ये वाला तो आ गया था अप्रोच हल्का हल्का। अगर मुझे ऊपर वाला ठीक से वापस खड़ा कर देगा यार, तो वापस से अपना करियर बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब जो हुआ है वो हुआ है, वो सामने खड़ा है मेरे, उस चैलेंज को मेरे को लेना पड़ेगा, उस स्थितियों से भी गुजरना पड़ेगा, ये तो पक्की बात थी। और दोस्तों ने कमाल किया, मेरा दोस्त इतने थे जिंदा, और किसी ने आके कोई ऐसी नेगेटिव बातें नहीं की। वो आते थे रोज, कोई न कोई घंटों बैठता, रात को सोते थे, रात में बैठते थे, मतलब ऐसे मित्रता। और वही तो कमाया है हम लोग ने इस शहर में भी आके, यही कमाया, या आज तक जो भी है वो मित्र ही कमाए, और रेसिप्रोकेट भी किया है, और दोस्ती भी बहुत अच्छी रही है, आज भी है। तो उन्होंने बहुत बहुत हम संबल दिया, बहुत ताकत दी। और अरे दोस्त लोग ही तो मेरे को क्रच पे नीचे ले जाते थे, चलाते थे, ड्यूटी लगा रखी थी, शाम को सुबह आते थे, 1 घंटा अशोक को चलाना है, आधा घंटा, ऐसे करके मैं पूरा जीवन जो है 11 महीने निकले। उसके बाद मैंने कहा कि काम तो करना पड़ेगा, तो काम शुरू किया। गोविंद नहलानी के साथ तमस में काम शुरू किया धीरे धीरे। मैं लकड़ी पे था उन दिनों, फिर भी मैं जाता था शूट पे। वही करते करते मुझे मंजुल सिन्हा की एक सीरियल थी, अशोक पंडित सीनियर थे मेरे से उनमें, उनकी एक सीरियल थी सतर्क, जो कोस्ट गार्ड पे थी, वो मैंने एज एन एक्टर की काम शुरू कर दिया मैंने। लेकिन वो जो फिल्में थी वो मेरे से छूट गई, वो मेरा काम बंद हो गया वहां पे। और फिर भी मैंने अपने करियर को एक शेप देता रहा। मैं अब आ गया था मेरे सर्वाइवल पे, मैं सर्वाइव कैसे करूं इस शहर के अंदर, मतलब जितने पैसे की जरूरत पड़ती है, उतना इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है, वो होता रहे, और सर्वाइव करता रहा। तो मेरे पास काम आने लगा, काम आते रहा, और मैं करता रहा। मेरे में थकान नहीं होती थी, मेरी एनर्जी वही थी, मेरा एक्टर कमजोर नहीं पड़ा था, मेरा एक्टर भी उतना ही ताकतवर था, और मैं कंटिन्यूअसली काम करता रहा। और आप देखिए कि मैंने करीब नहीं तो 2 से 3 हजार एपिसोड किए होंगे, करीब 25 से 30 फिल्में की हैं अपने जीवन में, और थिएटर नहीं छोड़ा था मैंने। डे 1 से जब बंबई पहुंचा हूं, मैंने थिएटर नहीं छोड़ा। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरीके से मैं थिएटर से जुड़ा रहा, और मैंने कहा और कुछ नहीं, कम से कम थिएटर मेरा जीवन मेरे को जीने के लिए काफी होगा। और कंटिन्यूअसली थिएटर, एज एन एक्टर, एज ए बैक स्टेज वर्कर। आपको एक और बात बता दूं मैं, कि मैं एक बार जब बंबई, शुरुआत के दिनों की बात है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ काम भी कम था, तो मैंने गुजराती थिएटर ज्वाइन किया। गुजराती थिएटर कॉमर्शियल थिएटर है। वहां मुझे अगर उस समय 1000 रुपये भी दिन पर शो मिलता है, या 500 रुपये भी पर शो मिलता है, तो और 15 शो करते थे वो लोग, तो 7,500-8,000 रुपया मेरे को महीने में मिल जाता था।
और वो महीना आराम से एक अकेले बंदे का किचन चलता था और जीवन आराम से चल जाता था। तो 2 साल तक दिनकर जानी नाम के एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे गुजराती सिखाई। मैंने कहा नहीं होगा मेरे से, कि मैं करवाऊंगा तेरे को। और वो उसमें बंदे में जादू है। उन्होंने मेरे को क्या गुजराती सिखाई है, और क्या आज भी फ्लुएंटली बोलता हूँ मैं। फिर तो कई गुजरातियों के साथ काम करता रहा, आज भी बोलता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे को कहा कि कॉन्फिडेंस जो होता है भाषा का, वो कुछ नहीं होता है। भाषा आप सीखते का कॉन्फिडेंस ही तो हर चीज में काम आती है ना। इसमें भी आई काम में उन्होंने जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उन्होंने कहा कि चिंता मत कर। और उन्होंने मेरे को इतना बड़ा रोल दिया, मैं कर गया। एक मदन जैन के साथ एक नाटक था गुजराती, वो भी किया मैंने। एक रोहिणी हतंगड़ी और अपना अजीत वाछानी और उनके साथ एक नाटक था, वो किया। तो ऐसे 2 साल तक मैंने गुजराती कॉमर्शियल थिएटर किया। और फिर मेरे पास एक नाटक आया चाणक्य शास्त्र, जिसमें एक्टिंग करने के लिए, जो एक कॉरपोरेट नाटक था जिसमें राजेंद्र गुप्ता मेन रोल करते थे, चाणक्य का रोल करते थे। और बाकी कॉरपोरेट कंपनी थी, उसमें कैसे चाणक्य आ जाता है और कैसे उस कंपनी को ग्रो करता है, या कैसे उसमें जो इरेगुलरिटीज हैं और कैसे उसका सीईओ गड़बड़ कर रहा है, वो सब दिखाया गया था। उसमें मैं नाटक में रोल कर रहा था। आपने बताया कि आप तमस में एक्टिंग कर रहे थे। मेरी जानकारी के अनुसार तमस में आप एसोसिएट डायरेक्टर भी थे। जी था। तो जब उसमें फिल्में नहीं मिले तो आपके दिमाग में नहीं आया कि फिल्में डायरेक्ट की जाए? नहीं, मैं टेक्निकली पहले भी बता चुका हूं, मैं टेक्निकली बहुत अच्छा नहीं हूं। और उस समय तो बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि मैं डायरेक्ट करूं, क्योंकि एक कंफर्ट जोन था मेरा एज एन एक्टर। और मैंने ग्रो ही वहीं से किया, एज एन एक्टर ही ग्रो किया। एक एक्टर ही मेरे में अंदर बैठ गया था। तो उस समय तो बिल्कुल ख्याल नहीं आया। उसके अगले 4-5 सालों तक का भी ख्याल नहीं आता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मेरे दिमाग में आने लगा कि यार अगर मैं डायरेक्शन की तरफ जाऊं, और क्योंकि मैं तमस में डायरेक्शन में भी था, डायरेक्शन डिपार्टमेंट। और राज संतोषी उस समय तो एक तरह से गुरु की तरह काम करवा रहे थे हमसे, और इधर मंजूर के साथ असिस्ट कर रहा था। तो वो भी एक तरह की उनकी एक सीरीज थी, हम पंछी एक डाल के, बच्चों की सीरीज थी, उसमें मैं असिस्टेंट था। तो ये जो असिस्टेंट वाला है, वो जो काम मिल रहा है वो करो, जो भी मिल रहा है वो करो, और पैशनेटली करो, अपना पूरा अच्छा बेस्ट डाल के करो। तो वो फेज है जब आपको काम मिल रहा है, चाहे वो डायरेक्शन में आ रहा है या एक्टिंग में। जो नहीं मिल रहा था तो नहीं कर रहे थे, एक्टिंग में नहीं मिल रहा था नहीं कर रहे थे, तो डायरेक्शन में मिल रहा था, चलो। तो कंफर्ट जोन में थे हम लोग की। हाँ, लेकिन ये करियर वाइज सोचा कि यार डायरेक्ट करें कोई सीरीज या कोई फिल्म या कोई टेलीविजन, वो उस समय दिमाग में नहीं आया। लेकिन हल्का हल्का चलता रहता था कि हमारे मद्रास से एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को एक सब्जेक्ट सुना दिया, उन्होंने कहा इस पर फिल्म बनाओ। काम जरूर किया उस पर। फिर एक और राजस्थान में हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि एक राजस्थानी फिल्म डायरेक्ट करो, वो भी प्लान किया, काफी कुछ हुआ। लेकिन वो कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि मैं डायरेक्ट कर पाऊंगा पूरी फिल्म। और एक अजीब सी बात थी कि यार मैं किसी के पैसे का नुकसान नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता। अभी मैं तैयार नहीं हूं, जब तैयार हो जाऊंगा तो शायद कर लूंगा। तो उन सबसे यही कहा मैंने कहा मैं टेक्निकली अभी इतना तैयार नहीं है, जब तैयार हो जाऊंगा 100% डायरेक्ट। उनका तो ओपन मेरे पास ऑफर था कि आप कर लीजिए। तो खैर नहीं कर पाया, और तो डायरेक्शन इतना ज्यादा रुझान और झुकाव मेरा कम ही रहा उसकी तरफ। धीरे धीरे बाद में आया। और हाँ, अब मैंने नाटक डायरेक्ट करने की बात जरूर सोच ली थी। 11 महीने के बाद तमस सीरियल मिल गए, सीरियल में आपने असिस्टेंट भी हो गए, लेकिन फिल्म, हाँ, लेकिन फिल्मों का सिलसिला कब शुरू हुआ? हाँ, फिल्म मेरे को मतलब एक साइमल्टेनियसली ही कह दीजिए आप। और चाणक्य जब सीरियल कर रहा था मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश के साथ, उसी दौरान मुझे 1-2 फिल्मों का ऑफर आया था। एक तो नागाभरणा की एक फिल्म आ रही थी,
जो साउथ के डायरेक्टर थे नागाभरणा, और वो एक फिल्म बना रहे थे और हम लोग हैदराबाद शूट पे करने भी गए थे। वो फिल्म बनी नहीं। एक फिल्म थी जो हमारे गोवा के एक मित्र थे, वो बना रहे थे, जॉय ऑगस्टिन, जीना इसी का नाम है। वो फिल्म थी जिसमें मैं विलेन था, और चंद्रचूड़ की पहली फिल्म थी, चंद्रचूड़ सिंह की, और वो फिल्म भी मेरे साथ हम लोग करके आए। वो रिलीज भी हुई थी। और फिर एक और फिल्म थी यथार्थ, जो रघुवीर यादव और मैं उसके साथ थे। यथार्थ में भी एक बहुत अच्छी कहानी थी कि बाप जो है लाशें जलाते हैं और बेटी जब भी लाश आती है तो उस पर नाचने लगती है, घूमने लगती है। तो कमाल की फिल्म थी वो तो। कमाल की फिल्म थी साहब, कमाल की फिल्म, और बनी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि कॉमर्शियल फिल्मों के साथ साथ वो फिल्म जो है चली नहीं। करेक्ट। और उसमें मैंने एक बहुत खूबसूरत लाला का रोल किया था विद एन ऑलमोस्ट वो जो कन्हैया लाल को मैंने हल्की कॉपी करने की कोशिश की थी। वो फिल्म बहुत कमाल का, बहुत ही मज़ा आया था फिल्म करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर पाए। जो मेकर थे उनको वो बिजनेस करना नहीं आता था। उन्होंने फिल्म तो बहुत अच्छी बनाई थी। तो ये 2-4 फिल्में एक साथ आई थी मेरी, और उस बीच ये नासूर रिलीज भी हुई थी, उसी बीच रिलीज हुई थी। तो फिल्में आने लगी थी, लेकिन क्या होता है कि साथ साथ फिल्मों में मेन कैरेक्टर्स इसलिए नहीं मिल रहे थे कि मैं, एक तो एक्सीडेंटल बॉडी हो गई थी मेरी, हाँ, और साथ ही साथ कई बार मेरे को दर्द भी होने लगता था, मैं लकड़ी लेके चलने लगता था। तो वो सारी कारण रहे कि मैं बहुत, उस तरह की जो मेहनत होती थी वो नहीं कर। हाँ, इसी दौरान मैंने राजस्थानी फिल्में करना शुरू किया, तो मैं राजस्थानी फिल्मों की तरफ भी मेरा हो गया। और घर में राज लुगाया को एक फिल्म आई थी जो मैं विलन था, जिसमें मैंने बहुत कमाल काम किया था। एक शॉट ऐसा था जिसमें मेरे को लगा कि अगर चलो हिंदी इंडस्ट्री में काम नहीं मिल पा रहा है तो क्यों ना राजस्थानी इंडस्ट्री में बात करें। तो मैं उधर चला गया, और ये फिल्म में मैंने पूरा जी जान से अपने को झोंक दिया। यहाँ तक कि एक कैमरे पे एक शॉट था जिसमें मेरे बाल काट दिए जाते हैं। मैंने रियल बाल कटवाए थे और रियल नाई आके मेरे बाल काट रहा है, और मेरे को फिर वो गंजा हो जाता हूँ। तो वो तक किया था कि मैंने कहा कि चलो हम इस इंडस्ट्री में आ गया, तो मैं बस अब यहाँ से इस इंडस्ट्री। उसके बाद मैंने कंटिन्यूस राजस्थानी कुछ 10-12 फिल्में की, बढ़िया से बढ़िया फिल्में की, अच्छे अच्छे रोल किए। लेकिन राजस्थानी इंडस्ट्री का भी एक वो है, कमजोरी है कि वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। तो फिर मुझे वापस से इस तरफ आना पड़ा। फिर यहाँ मुंबई में फिर सीरियल की तरफ मैं ज्यादा झुका हो गया, फिल्में कम हो गई मेरे पास। आपने एक फिल्म रुदाली भी की थी। रुदाली है 92 की, और उससे पहले मेरी शादी हो चुकी थी। माला मेरी पत्नी है, और माला, जैसा कि आप जानते हैं, एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। और ये फिल्म पहले माला के पास आई थी, रुदाली। और कल्पना लाजमी और डिम्पल और भूपेन हजारिका साहब जब म्यूजिक कर रहे थे, वो लोग यहाँ मेरे ही घर आते थे। जब भी मीटिंग करनी होती थी तो यहाँ हॉल में बैठ के और इस फिल्म के बारे में चर्चाएं होती थी। तो एक बार हम लोग इस रुदाली पे बातचीत कर रहे थे, तो मैं भी बैठा था उन लोगों के साथ। उनको ये भी पता था मैं नेशनल स्कूल ड्रामा का ग्रेजुएट एक्टर हूँ और काफ़ी काम करता रहता हूँ। तो मैं सुनते सुनते ऐसे ही मैंने बाय द वे कहा, मैंने कहा इसका बिहार का बैकग्राउंड हटा के, माश्वेता देवी जी की कहानी वो हटा के, अगर हम इसको राजस्थान में ले जाएं तो सबने कहा कि वेट, क्या 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 मतलब। मैंने कहा इसका बैकड्रॉप राजस्थान हो तो एक कलर मिलेगा, सैंड मिलेगी,
और राजस्थान में रुदाली होती है क्या? मैंने सुना नहीं था, तो मैंने इसका तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसका जवाब आया भी नहीं मुझे। लेकिन रेट्रोस्पेक्ट मैंने किया था कि हमारे यहाँ राजाओं के साथ कई महिलाएं जो आ जाती थी, या किसी तरह से उनका एक वन नाइट स्टैंड भी हो जाता था, तो मेरे को लगा कि वो जब आती होंगी और फिर वो राजा से छूट जाती होंगी, तब जब राजा की मृत्यु होती होगी, तब एक इमोशनल अटैचमेंट तो होता ही होगा, और वो रोने आती होंगी या रोती होंगी। तो ये एक अलग पेड रुदाली नहीं है, लेकिन है तो रुदाली वो भी, एक तरह से रोने तो आई है वो भी, है ना, क्योंकि उनके साथ उनका जीवन जुड़ा हुआ है। तो मैंने इसको एक लॉजिक देने की कोशिश की, और उसी 2 दिन के बाद कल्पना जी उदयपुर गई मेरे परिवार के पास, उनसे फिर जैसलमेर गए लोग, और वहां से पता लगा यार ये तो राजस्थान मच बेटर। तो रुदाली का जो बैकड्रॉप है राजस्थानी, वो वहां से आया, और उन्होंने उसमें उसको तब्दील किया राजस्थान के अंदर। इस बीच उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम हमको हमारी इस फिल्म में रोल भी करो, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। तो मेरे को एक खूबसूरत सा उसमें रोल मिला, और मैं 1 महीने 1.5 महीने शूटिंग के दौरान भी वहीं था, जैसलमेर में साथ ही रहा, शूटिंग करते रहे। राज बब्बर थे मेरे सीनियर हैं, तो बड़ा मज़ा आता था उनके साथ, बैठे रहते थे चर्चाएं कर। उससे पहले मैं संतोष शिवम जो कैमरामैन थे, उनसे दोस्ती हो चुकी थी मेरी, वो FTI से जब आई थे, तो उनसे भी बड़ी, तो मिला जुला के वो फिल्म करने चले गए, और वहाँ 1-1.5 महीना बिताया मैंने। तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसके लिए मेरी वाइफ को नेशनल अवार्ड भी मिला था, राष्ट्रपति अवार्ड में 1994 रुदाली का अवार्ड अनाउंस हुआ था, उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का उनको अवार्ड भी मिला था। तो वो तो बहुत ही खूबसूरत, और क्या संगीत है, दिल हुम हुम करे घबराए, और इस तरह के गाने, और भूपेन हजारिका ने बहुत ज़बरदस्त संगीत दिया था उस फिल्म का, ज़बरदस्त। गुलजार भाई ने खूबसूरत गाने लिखे थे उसके। तो वो फिल्म तो एक अलग ही, और उसकी कहानी इतनी खूबसूरत। और मुझे याद है कि डिम्पल जी 1 हफ्ते पहले पहुंच गई थी, और वो जैसलमेर, और वो अपनी जिस झोपड़ी में शूटिंग होती थी, उस झोपड़ी के बाहर बैठती थी, और बाल नहीं धोए थे उन्होंने 1 हफ्ते तक। हाँ, 1 हफ्ते तक उन्होंने कहा ये मिट्टी लगने दो इसके ऊपर। सो जो डेडिकेशन मैंने उस समय, स्टार जो सो कॉल्ड कहते हैं हम लोग, उनकी जो मेहनत है ना, उसके बारे में अगर हम लोग जान जाएं, तो कभी नहीं कहेंगे कि इनके नखरे क्या होते हैं, या इनके क्यों अपने आप को। दे वर्क सो हार्ड। स्टारिज्म मिल जाएगा किसी को भी, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए जो मेहनत होती है ना, वो बहुत जरूरी है। जो जहाँ पहुंचने के बाद जो काम करना पड़ता है ना, देखिए आप, मेरे में भी एक्टर है, आप में भी है, उसमें भी है। कोई भी ओवरनाइट सक्सेस हो सकता है, एक क्लिक चाहिए, लेकिन उस सक्सेस को सस्टेन करना अगर आ गया आपको, तो क्योंकि आपको एक और परफॉर्मेंस देनी है, आपको तीसरी परफॉर्मेंस देनी है, और आपको वो सस्टेनेबिलिटी लानी है जो आप कल परसों एक स्टार बने हैं। आप अगर आपको रिजेक्ट कर दिया ऑडियंस ने दूसरी फिल्म में, तो आपको जो छोटी मोटी फिल्में भी मिल रही वो नहीं मिलेगी। इसलिए या तो आप सस्टेनेबल स्टार की तरह जीवन बिताओ, या फिर एक कैरेक्टर एक्टर की तरह, एक अच्छे एक्टर की तरह जीवन भर काम करते रहो। दोनों चॉइस है आपकी, है ना। और कभी कभी हर एक कोई तो स्टार बनता नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपने दूसरे काम जो करते हैं उसमें भी इतनी अच्छी अपनी क्वालिटी रखें कि वो कम से कम अपनी नजरों में तो स्टारिज्म लगे, अपनी नजरों में तो ऊंचा दिखे, अपना जो स्व है, अपना जो सेल्फ है, उसमें ग्रोथ होती रहे। ये नहीं हो कि आपको 10 लोग कह रहे हैं कि आप बहुत ग्रेट हैं, आप बहुत,
नहीं, आप अपने आप से कहें, आप अपने आप से बात करें, अपने आप से सोचें कि आप हैं या नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं या नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये मादा आ जाता है कि मैंने जो किया और मुझे जो सराहना मिली है या जो भी काम किया है मैंने अपने शिद्दत के साथ किया, बहुत अच्छा किया। अब मेरी नज़रों में ये ठीक है या नहीं है, दूसरे की नज़रों में ठीक है या बहुत ग्रेट है, मैं नहीं मानता। मैंने अपनी नज़रों को करेक्ट कर रखा है, तो आप जीवन भर अच्छा काम करते रहेंगे। जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी वो आप करते ही रहेंगे, उसमें आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। क्या ये माना जाए कि रुदाली की जितनी चर्चाएं हुई, जैसे शोहरत मिली थी, उस वजह से बवंडर मिली थी आपको? हाँ, उसके बीच में ये माजी नाम की एक फिल्म और की थी मैंने, और वो भी वो मैं ऑडिशन के साथ मैं ऑडिशन करने गया था यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में, और मैं उसमें शूट किया उन्होंने, और वो भी मैं यूपी में कहीं पे शूट करने गए थे हम लोग। और उसी के साथ साथ काली शलवार भी बहुत कमाल की फिल्म थी। वो भी, हाँ ये बात है कि वो इस तरह से चल नहीं पा रही थी। उसी बीच मैंने एक और फिल्म की थी, एक थी गुंजा। हाँ, एक थी गुंजा, एनएफडीसी ने प्रोड्यूस की थी और बापा रॉय ने डायरेक्ट की थी। वो हमने शूट की थी उड़ीसा में जाके। वो एक दलित बच्ची की कहानी है। दलित बच्ची, उसके फ्लैशबैक से शुरू होती है कि उसने सुसाइड कर लिया है, और वह एक कलेक्टर होती हैं कहीं आसपास की, वो कहानी लिख रही हैं उसके ऊपर। तो कहानी लिख रही हैं, तो उसमें जो किरदार आते हैं पूरी कहानी में, उसमें एक जब मौका आता है कि वो जब छोटी थी तो एक पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन है, वो वहाँ आती थी और वो झाड़ू लगाती थी वहाँ पे। तो पोस्टमैन यही कहते थे कि देख, तो यहाँ सफाई और पानी वानी भरेगी तो मैं तो इसको पढ़ाया करूँ। तो बड़ी खुशी खुशी वो कहती अच्छा ठीक है। तो वहाँ वो आती, सफाई करती, पानी वानी भर देती थी, और ये पोस्टमैन उसे पढ़ाता था। और उनके इतने अच्छे संबंध हो गए थे कि एक दिन वो कहती मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है तो कहता है कि अच्छा मैं तेरे को कॉलेज पहुँचाऊँगा। वो फिर पड़ोस के शहर में सारी चीज़ बातचीत करके उसका एडमिशन करवाते हैं और अपनी साइकिल पे बिठाते हैं और साइकिल को धक्का देते हैं कि जा, पर लगा और जाके और पढ़। लेकिन वो दलित थी, और उस समय दलित का मामला, आज भी है वैसे तो, उस समय दलित का मामला बहुत ज़्यादा था। तो वो इतनी प्रताड़ित की गई कॉलेज में, जबकि वहाँ जनगण में 15 अगस्त मनाते हैं तो बेस्ट गाना गाती थी, बेस्ट स्टूडेंट थी, लेकिन किसी को नहीं पच रहा था कि वो आगे कैसे जाए, वो आगे कैसे जा रही है। दलित बच्ची कैसे पढ़ लिख कर बड़ी हो सकती है, और वो उस सब प्रताड़ना से वो सुसाइड कर लेती है। तो ये कहानी बहुत खूबसूरत कहानी थी। वो एक थी गुंजा, जो नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। आई नहीं, मिला नहीं उसको, लेकिन वो नॉमिनेट भी हुई थी। बापा रे उन्होंने डायरेक्ट कर दी। हाँ, और उसी तरह से एनएसडी के कुछ आर्टिस्ट थे उसके अंदर, कास्टिंग भी मैंने की थी। अच्छा, दिल्ली में लेके गया था, रोविंद दास उसमें थे, और एनएसडी के एक तो एक्टर थे। और उसी तरह से इस तरह की छोटी छोटी फिल्में मुझे मिलती रही। मैं काम कंटिन्यूस करता रहा और मैं अच्छा काम ढूंढता रहा, क्योंकि जिस तरह से बॉडी बिहेव कर रही थी उस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा एक्शन या कॉमर्शियल तो धीरे धीरे मेरे से छूट रहा था। कॉमर्शियल में एक फिल्म आई थी जो शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे, जिसमें सनी देओल, अनुपम खेर और ये था, उसका नाम था
उसका नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। और उसी के दौरान एक और फिल्म थी बेदर्दी, बेदर्दी नसीर भाई के साथ, वो भी एक फिल्म की थी मैंने। फिर मेरे पास काम कंटिन्यूस होता रहा, काम करता रहा, फिल्में भी अच्छी आती रही और जितने भी सीन आते थे शिद्दत के साथ, लेकिन टेलीविजन साथ साथ आता रहा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बहुत कम बैठा खाली, मैंने काम ही किया, सबके साथ काम करता रहा, अच्छा काम करता रहा। और मुझे ये नहीं रहा कि करियर वाइज कि अरे अब क्या होगा, मैं बैठा हूं। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहनी चाहिए टुवर्ड्स करियर। मैंने कहा जो आएगा वो करता रहूंगा, और जैसे आता रहा वह करता रहा। 1983 में जाने भी 2000 से लेकर 2023 में डी आर्चिस तक का जो 41 साल का लगभग करियर हो गया आपका, इसको जब आज आप बैठ के देखते हैं तो क्या पाते हैं? अरे मैं इतना खुश हूं, मैं इतना खुश हूं। मैंने तो जितना मांगा था उससे भी तो बहुत ज्यादा पा लिया है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ यार कहाँ कुछ आता था मेरे को, कहाँ ऊपर वाले ने मुझे कितना सिखा के और यहाँ तक खड़ा कर दिया। एंड आई एम हैप्पीली लिविंग माई लाइफ। I have a very beautiful wife, my son and me, and I have a lovely dog in my house, and we all live together. We are so happy. और जितने मित्र मिले सब साथ चलते रहे। एक हमेशा रहा कि मैं कईयों की मदद बहुत करता रहा, कईयों की मदद। मेरे घर में, मेरा घर अब इतने साल क्या है, एक्सीडेंट के बाद का जो फेज है, जब मेरे को ये सब कुछ सिखा दिया गया, मौत वो देख ली गई मेरे दिमाग से, तो मेरे को लगा कि ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। आपकी इंसानियत, आपका जो किरदार है, आपका जो वर्चस्व है, आपका जो स्व है, वो बड़ा होना चाहिए। बाकी सब नगण्य है, बाकी सब सेकेंडरी है। मेरे यहाँ तो मतलब ये हालत रही थी। एक जमाना था कि लोग मीरा रोड से अगर अंधेरी में स्ट्रगल करने आते तो मेरे घर में अपने कपड़े रखे होते उनके, वो यहाँ अच्छा अपना मेकअप कर लेते, मुंह धो लेते थे, कपड़े चेंज कर लेते थे और फिर जाके अपना क्योंकि इतने दूर से खराब हो जाता था, नए कपड़े फ्रेश कपड़े लगते नहीं थे, तो वो जो ऑडिशन देने जाना होता था तो मेरे घर। तो ऐसे कई जीवन के और मतलब कई चीजें ऐसी होती रही मेरे। रात को 2 बजे भी किसी ने घंटी बजाई तो मैं अपने हॉल में एक ऐसी जगह बना रखी थी कि आइए आप सो जाइए, कल सुबह चले जाइएगा या दूसरे दिन चले जाइए। तो ये वाली चीजें। दूसरा, ऊपर वाले ने हमें पता नहीं, इतना तो बहुत धनी नहीं हूं, बहुत करोड़ों करोड़ों नहीं कमाए, लेकिन जितना है उसमें भी अगर 2 रोटी बनी है तो 4 जने और आ जाते तो उनका भी पूरा हो जाता था। कैसे होता है मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ कभी भी कोई लंच पे, ब्रेकफास्ट पे या डिनर पे कोई आया बिना भोजन किए, बिना लंच के नहीं गया है। ऊपर वाले ने इतना हमें वो दिया है कि यार मतलब मेहमान हमारे लिए भगवान की तरह हुए हैं और वो अभी भी चल रहा है, अभी भी इस समय भी। और किस्मत से एक अच्छी बात है कि हम सब लोग घर में एक जैसे हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इसको खिलाफत करे, इस बिहेवियर को, मेरे बिहेवियर को। यार हम सब ने एक ही बिहेवियर ले लिया है, मेरे बच्चे ने भी, मेरी वाइफ ने भी, हम सब ने भी। किसी का भी कोई दोस्त आ जाता तो सबको लगता है कि पूरा परिवार का दोस्त आ गया है। तो बहुत ये कितनी, तो इतने वर्षों को मैं अगर एक ही शब्द में कहूं, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। जीना आपको चाहिए, आना चाहिए और जिए आप अच्छा से। आपकी ज़रूरतें कम कर लें। अगर आपके पास पैसा कम है, ज़रूरतें कम हो जाए। पैसा ज़्यादा है, थोड़ी ज़रूरतें बढ़ा लें, कोई बात नहीं, बढ़ानी भी चाहिए। आपको एनर्जी लाने के लिए ज़रूरतें बढ़ानी चाहिए, नहीं तो एनर्जी चली जाती है। नहीं तो आप फिर वो पहाड़ों पे जाके बैठ जाएंगे। जब आपको समाज में रहना है, सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के लोगों के साथ रहना है, तो आपको ज़रूरतें भी कभी कभी, अच्छी गाड़ी के बारे में भी सोचना चाहिए, बंगलों के बारे में भी सोचना चाहिए, स्टार बनने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन जितना हो जाए तो ठीक, और नहीं भी हो तो जो है
उसमें बहुत खुश हो जाता अब जहाँ तक मेरी अपनी समझ है कि अभिनय के लिए, किसी किरदार को निभाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपकी कल्पना शक्ति और आपके निजी जीवन के अनुभव। आप इन दोनों में से किसका कितना उपयोग करते हैं? हमें जैसे थिएटर में सिखाया जाता है कि पास्ट मेमोरी, पर मेरा ये सोचना है कि जितनी भी थ्योरी रही हैं एक्टिंग की थिएटर में, या आज की तारीख में रेफरेंसेस हैं। आज की तारीख में वो थ्योरी सिर्फ रेफरेंस बन के रह गई है, आप उसे इस्तेमाल में नहीं ला सकते। वो आज से 100 साल पहले किसी ने लिखी, या 50 साल पहले, या 80 साल पहले लिखी, चाहे ब्रेख्टियन थ्योरी हो, चाहे शेक्सपियर ने कुछ लिखा हो, चाहे इब्सन ने कुछ लिखा हो, चाहे, तो वो सारी थ्योरी ये वैसे ही है जैसे आपके बुजुर्ग थे, पिताजी, उनके एक्सपीरियंसेस तो आपको काम में ले लेने चाहिए, लेकिन आज को उसमें मिलाना जरूरी है। आप अगर पेश नहीं करेंगे मॉडर्निज्म के साथ, तो वो थ्योरी आपकी कोई काम की नहीं है। तो जो रेफरेंस है उसके बेस पे आप अपने किरदार बनाएं, चाहे वो पास्ट मेमोरी पे लें, चाहे आप अपनी निजी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से लें, या फिर आपने टेक्निकली सीखा हो उसको लें। कोई एक फॉर्मूला नहीं है एक्टिंग का, कोई भी एक फॉर्मूला नहीं है। आप दुनिया की हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्टिंग की डेफिनेशन नहीं है। यू कैन नॉट डिफाइन एक्टिंग। हाँ, आप एक लाइन में बता सकते हैं कि एक्टिंग क्या होता है, या एक्टिंग की मास्टर क्लास हो सकती है, एक्टिंग के बारे में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब तक कंडीशन और सिचुएशन में, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। मैं एक फिल्म कर रहा था आंखें, जिसमें बच्चन साहब, तो ये मेरे पहले दिन की शूटिंग का, फिल्म सिटी में मैं शूटिंग कर रहा हूं। वहां के करीब पूरे सेट पे विपुल शाह की फिल्म थी। विपुल शाह के साथ मैंने गुजराती थिएटर किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे रोल दिया था। करीब 500 से 600 लोग सेट पे थे, और पूरे सेट पे इतना हंगामा, इतनी आवाजें, इतना कुछ, कि हमारे कमरे बंद थे मेकअप रूम में, फिर भी वहां पे आवाजें आ रही थी अंदर भी। हम लाइनें लेके बैठे हुए थे, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके आधा घंटे के बाद अशोक मेहता कैमरामैन एक क्रेन पे बैठे हुए थे। आधा घंटे के बाद वैनिटी वैन से बच्चन साहब आते हैं, अभिषेक भी साथ थे। दोनों आके जैसे ही वो उस सेट की सीढ़ी चढ़ते हैं, यू वोंट बिलीव, मतलब ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि ये सच में बहुत कुछ सीखने वाली बात है, कि आप रेट्रोस्पेक्ट करो एक्टिंग के सिचुएशन, कंडीशंस और सारी चीज। देखिए, स्टार को तो कंडीशन मिल रही है ना, सही बात है। एक्टर को जो बढ़ रहा है उसको कंडीशन देने की कोशिश कीजिए ना। वहां जैसे ही वो पहुंचे, पिन ड्रॉप साइलेंस। सर, जो 500 लोग बोल रहे थे, अब एक, मतलब कोई विस्पर तक नहीं था, और कहीं से थोड़ी सी आवाज खुद की आ रही थी, उनकी और अभिषेक की, बाकी कोई नहीं बोल रहा था। और उसके बाद जो उनका कंसंट्रेशन, उनका जो ऑरा बनता है, सर, ये अगर एक एक्टर भी उसी तरह से काम करेगा, उसे नहीं मिलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में उस एक्टर, या तो वो खुद काम करके आ जाए, या उसी समय उसको सीन दे दिए जाएंगे, या उन्हें कोई समझाने वाला होगा या नहीं होगा। ये हमें कुछ करना चाहिए। अगर मैं आज डायरेक्ट करूंगा, तो मैं यहां तक की तैयारी करूंगा पहले एक एक्टर की, यहां तक पहुंच, चाहे वो छोटा ही किरदार कर रहा हूं, चाहे वो कितना भी बड़ा किरदार कर रहा हूं, उसको वहां तक ले आऊंगा मैं, कि बस जब तू आएगा तो तेरे को कंफर्ट जोन मिलना चाहिए।
मिलना चाहिए। मैं जब तेरी परफॉर्मेंस पे कायल हुआ हूं तभी तेरे को कास्ट किया है, तो मैं अब तेरा बेस्ट लेना की कोशिश करूंगा। हम थिएटर में भी करते हैं आज, हम फिल्मों में भी कोशिश क्यों नहीं। तो वो जो एक एग्जाम्पल है मेरे लिए, वो इतना बैठा हुआ है मेरे दिमाग के अंदर कि यार अगर हर एक को ये सिचुएशन और ये कंडीशंस मिल जाए कि भैया वो पिन ड्रॉप साइलेंस हमें भी मिल जाए, तो हम भी तो डायलॉग पे कंसंट्रेट कर सके, या हमें स्क्रिप्ट 2 दिन घर पे भेज दी जाए या 1 महीने पहले भेज तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल सही बात। हम तैयारी करके आएंगे ही आएंगे, पर हमें क्या, हमें मशीन समझ रखा है एज एन एक्टर। आपने हमें क्या चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हो आप? कौन सा हमसे बदला लेने की कोशिश करो कि हम लोग 1 दिन पहले या 1 घंटे पहले पहुंचे और कहा कि लाइनें 1-2 पेज की लाइनें बोलनी है आपको। ऐसा नहीं, हम नहीं बोल पाते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन हम बेस्ट नहीं दे पाते हैं। हमारा जो अंदर का एक्टर है ना, वो और बाहर का एक्टर में अमलगमेशन नहीं होता है। वो कहीं एक कोशिश भरा हुआ एक्टर कैरेक्टर आता है, जो मेहनत किया हुआ एक्टर कैरेक्टर आता है, जो सहज होना चाहिए वो नहीं आएगा। इसके लिए बहुत अलग एक, मेरे ख्याल से राजकुमार हिरानी करते होंगे तभी उनकी फिल्मों में दिखाई देता है, या विधु विनोद चोपड़ा करते होंगे तब, और तभी ये 12वीं पास जैसी फिल्में इतनी हिट और इतनी, या मासूम जैसी फिल्मों में होता होगा जहां ऐसा लगता है कि रोल उन्हीं के लिए बने होते हैं। तो ये सबके लिए हो सकता है, छोटा कैरेक्टर बड़ा कैरेक्टर कुछ नहीं होता है, सबके लिए हो सकता है। उन्हें करने की इजाजत दी जाए, हो सकता है बड़ा। किसी भी किरदार को निभाने में मेकअप, हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना, प्रोस्थेटिक मेकअप करना कितनी मदद करता है? और बहुत मदद करता है ये। आप देखिए कि ये सारी चीजें करने के लिए, मेकअप हो चाहे ये, अगर आपको एक्टर प्ले करना है या कैरेक्टर प्ले करना है, एक्टर प्ले करना है तो आप स्टार हैं, आप कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आप एक्टर हैं। अगर आपने किसी भी बंदे का कैरेक्टर कर रहे हो आप और उसको ले लिया, इम्बाइब कर लिया या पकड़ लिया, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि उसका हाथ कहां जा रहा है, उसका पैर कहां जा रहा है, वो चल कहां रहा है, वो कैसे बोल रहा है, कैसे क्या, बिकॉज यू हैव गॉट द कैरेक्टर। अब आज अगर मुझे या आपको कोई कॉपी करना चाहे, आपको पकड़ लिया, पूरा का पूरा पकड़ लिया, फिर मेरे को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आप बैठते कैसे हैं, आप हाथ कैसे हिलाते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप गर्दन कैसे, वो इमीडिएटली आएगा। लेकिन अगर मैंने आपका सिर्फ एक्सटर्नल कुछ पकड़ा, तो मैं किसी को कॉपी कर रहा हूं और बड़ा अब जैसे इसमें सैम बहादुर में विक्की कौशल ने एक पोस्चर पकड़ा है, बस है, मतलब कमाल का पोस्चर पकड़ा है, लेकिन धीरे धीरे लगने लगता है कि थोड़ा सा एक्ट आउट भी है। अगर हो सकता है अगर उस एक्टर को मैं नहीं जानता होता तो शायद ये बात नहीं कहता, लेकिन जानता हूं इसलिए मुझे लगता है ना। ऐसे कई रोल होते हैं, कई एक्टर्स होते हैं जिनको यहां तक कि बड़े से बड़ा एक्टर वो किसी को ऑब्जर्व करके और ले लेता है, पकड़ लेता है, तो इम्पोज लगता है। लेकिन वही कैरेक्टर आपने अगर पूरा का पूरा जीवन में उतार लिया, तो आपको कहीं उसकी चाल, उसकी ढाल, उसके वॉक करने का तरीका, उसका मेकअप, उसका कॉस्ट्यूम्स, उसकी प्रॉपर्टी, वो क्या क्या लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुलशन ग्रोवर, कमाल, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे साथ, या अमरीश पुरी साहब, बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने कहीं सुना है कि वो पहली फिल्म कहीं मिली थी गुलशन जी को, और वो कुछ थोड़े पहले नहीं, कुछ फिल्में मिली थी तो वो अपने कैरेक्टर पे बहुत काम करते थे, बहुत ही मेहनत करते थे। तो अभी थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा था, ज्यादा फिल्में करने लग गए, तो एक फिल्म मिल रही थी, उसमें उन्होंने कहा अरे यार तू आ जाए यार, तेरे पर एक अच्छा रोल है, करना है, टाइम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन उन्होंने कहा अच्छा सुबह 8 बजे, संडे की बात है, 8 बजे आ जा। तो वो कहता ठीक है 8 बजे पहुंच जाऊंगा। वो 7 बजे ही पहुंच गए।
7 बजे पहुंच गए, उनके घर के बाहर छोटा सा बेंच वेंच लगी हुई गार्डन है, वहीं बैठ गए और सामने टेबल थी, उसके ऊपर अपना मेकअप का सामान लिया है, कोई दाढ़ी लिया है, कोई ये लिया है, कोई कुछ लिया है और विग लिया है कि ये, और बैठे हुए हैं। तो क्या उस दिन में 7:30 उठ गया और बाहर आया, देखा तो एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, देखा अरे गुलशन बैठा हुआ, तो क्या बस आपने जो कैरेक्टर कल रात को सुनाया उसकी तैयारी करके आया हूं। तो इतनी मेहनत चाहिए आपको रोल करने, कोई भी काम करने के लिए इतनी मेहनत चाहिए। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि यदि आप, जैसे स्लेट होता है ना, स्लेट को साफ कर लो, कल रात को जो स्लेट पे लिखा था उसे आज सुबह साफ कर लो, बहुत जरूरी है। अगर साफ नहीं किया, और ऐसा साफ होना चाहिए कि कल रात का लिखा हुआ झांके भी ना। कई बार तो इतना साफ नहीं होता है कि वो हल्का सा वो चौक का निशान अंदर से झांकता रहता है। नहीं, आप उसको इतना साफ करो कि आज अब मैं अपना ब्रश उठाऊंगा और डॉट लगाऊंगा, पेंटिंग शुरू हो जाएगी, वो डॉट तक पेंटिंग लगने लगेगी। आप यहां से शुरुआत होती है। बिल्कुल सही बात है, वही होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं तो आज के कलाकार इतना सब मेहनत नहीं करना चाहते? जरूरत नहीं है, अभी उनको जरूरत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी और ये इतनी चीजें बढ़ गई है कि वो हमें याद है कुछ सालों पहले एक जगह काम कर रहे थे और कुछ ठीक ही कर रहा था, डायरेक्टर मना कर रहा है कि यार सर, अशोक कान में आके कहता है सर प्लीज ऐसा मत करो यार, मेरी नई एक्ट्रेस है, घबरा जाएगी, अब इतना अच्छा कर रहे हो। ये जरूरत ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं है। और अगर वो हम मान लें कि जरूरत नहीं है तो शायद मोर सक्सेसफुल हो जाए। हम वो मान ही नहीं पा रहे, अंदर से हमारा स्व मानता नहीं है कि हमारी उस तरह की परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। हमें लाइनें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें कोई कैरेक्टर, मतलब आप अगर एक्टिंग इज मैनेजमेंट दीस डेज, एक्टिंग इज नॉट एक्टिंग। मैनेज कर लेते हो आप। अगर एक सीईओ जो मैनेज करता है ना सर, पूरे फैक्ट्री को या बड़े कॉरपोरेट को, कॉरपोरेट कंपनी है, उसमें आप एक्टर हैं और आप मैनेज कर रहे हैं, बस उतना अगर आता है आपको, उसमें सब कुछ आ गया, आपका पीआरशिप भी आ गया, आपके दोस्त कौन कौन से हैं, आप कितने झूठ बोलते हैं डायरेक्टर से कि मैं तेरे से प्यार करता हूं, हैं, आप अपनी एक्ट्रेस के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, आप कैसी पार्टियां फेंकते हैं, आप कितने बड़बोले हैं, आप कितना बड़ा ऑरा बना रहे हैं, आप कौन कौन सी पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे, आप कितने वीडियोस डालते हैं अपने, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैनेजमेंट है सर। नहीं तो आपको लगता है जो सोशल मीडिया पर सारा हवा खड़ा किया जाता है, ये कहीं ना कहीं कलाकारों को फायदा देता है या नुकसान करता है? सर फायदा ही दे रहा है, कहीं नुकसान नहीं दे रहा है, उनको फायदा ही दे रहा है। उनको पता है सर, उसके लिए एजेंसी है उनके पास, वो थोड़ी सी भी गलती कर जाएंगे तो फिर वो बताएंगे नहीं नहीं ये मत करिए, आप ये करिए। वो एजेंसियां काम कर रही है सर। जब पैसा है तो एजेंसी भी काम कर रही है ना उनके साथ। वो एजेंसी भी पूरी की पूरी तरह से उनका रिसर्च करती है, रिसर्च करके बताती है कि आपको ये करना चाहिए, करना। हम थिएटर एक्टरों के साथ कौन सी एजेंसी और कौन सा एक्टर, ये तो किस्मत है हमारी अच्छी कि आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, हम तो वो भी नहीं कर पाते। हाँ सही बात है, आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी मजाक कर रहा हूं, लेकिन सही है, सही है। यो नहीं कि हमने इंटरव्यू नहीं दिए या नहीं बात की, लेकिन ये सारी बातें उस इंडस्ट्री को, जो कॉमर्शियल इंडस्ट्री है उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात है जो मैं कर रहा हूं आपके साथ। जो सीरियस और सिंसियर और सपोजिटली एक अच्छा डायरेक्टर, अच्छा एक्टर और एक अच्छा इंसान बनना चाहेगा, उसके लिए बातें हैं जो मैं कह रहा हूं। और ये नहीं है कि वेस्ट जाएगी, ये बातें बहुत काम आएगी, ये बहुत बहुत लोगों को, क्योंकि आज तक जब तक मैंने बात की है, रेडियोज में बात की है, मैं सहज बहुत हूं, मैं कहीं लाग लपेट नहीं करता, मैं सच बोलता हूं। किसी के बारे में ये नहीं कह रहा हूं कि
वो स्टार खराब है, वो स्टार अच्छा है, नहीं है। मैं उनको जानता तक नहीं हूं और जानने की कोशिश भी नहीं करता हूं। चाहे मैं मित्र हूं, वो सब मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं नहीं जानना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि उनको जान के वो मेरे को अपनी पर्सनालिटी मेरे ऊपर इंपोज करे और मैं जो हूं वो ना रहूं। ना, माफ कीजिए, मित्र हैं, दोस्त हैं, हम दूर से हैं, जब भी एक्टिंग करनी होगी साथ करेंगे, लेकिन मेरे स्व पे आप बिल्कुल इंपोज नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं थोप सकते, और मैं थोपने भी नहीं दूंगा। मैंने इतनी बड़ी पॉजिटिव वॉल बना रखी है अपने चारों तरफ कि नेगेटिव वॉल, नेगेटिव तीर नहीं घुसेगा मेरी इस वॉल के अंदर, बहुत नहीं घुसने दूंगा मैंने बहुत लोहे का एक बहुत बड़ा ढाल बना रखा है सर अपने चारों। और हाँ, पॉजिटिव आएगा तो वो ऐसे ले लेगा उसको अंदर, ऐसे लेके सब हम घुल मिल जाएंगे, मेरे तक पहुंच जाएगी वो, लेकिन उसको नहीं आने दूंगा जो मेरे को बिना बात में गड़बड़ करेगा मेरे साथ। आपको फोक डांसर भी रहे हैं आप, अब वो कहाँ है? वो एक्सीडेंट के बाद कम हो गया। अच्छा, वो थोड़ा सा जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उस फोक डांस में अच्छा करता था, बहुत अच्छा था। कई नाटक किए थे मैंने, उस पर बेस्ड नाटक किए थे, डांस के ऊपर बेस्ड नाटक किए थे। वो बाद में एक्सीडेंट के बाद वो वाली बात, क्योंकि नेल रही तो 5-6 साल तो नेल रही, तो नेल के साथ नहीं कर पाया, और फिर वो उसने थोड़ा सा। अशोक मंटिया जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।